अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम गुलिस्तान मलिक और मैं हूं इस वक्त मौजूद हमारे यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी की पाकिस्तानी डायस्पोरा के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर, हमारे साथी, हमारे दोस्त, एक जय्यद सहाफ़ी जिन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़त में कई दहाइयों से अपनी खिदमत पेश की। वो उस वक़्त भी सहाफ़त करते थे जब मेरे जैसे लोग शायद सहाफ़त के बारे में कुछ जानते भी न थे। तो मेरे साथ मौजूद है अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के रोए रवां, उनके चेयरमैन। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका ये जो सफ़र है तकरीबन 40 से 45 वर्षों का, और यहाँ पर जब वो आए और किस तरह यहाँ पर रहना शुरू किया और कैसे यहाँ सहाफ़त शुरू की, और इसके अलावा वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं, किस तरह अपना वक्त बिताते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम गुलिस्तान साहब, खैरियत, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने वक्त निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नाम से गुलिस्तान लगा हुआ ना, सिर्फ जुबान लगती है, इसे गुलिस्तान में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो कैसे दिन गुजर रहे हैं? सब ठीक चल रहा है? अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत बहुत मेहरबानी है। अब भाई मैं इतने बड़े आदमी के सामने बैठा हूँ तो बिना पर्ची के तो आना बनता नहीं है, इसलिए पर्ची बना के लाया हूँ। बड़ा अल्लाह होता है, बड़ा कोई नहीं होता, सब छोटे होते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, सबसे पहले जो हर कोई बंदा यही जानना चाहता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपका सहाफ़त में जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ, और जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उससे पहले सहाफ़त करते थे, यहाँ आकर सहाफ़त शुरू की, और अगर यहाँ पर शुरू की तो जब यहाँ पर शुरू की तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप जिन अशरों की बात कर रहे हैं उस वक्त सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव थी, अब तो बहुत सारी सहूलियात हैं यहाँ पर, और उस वक्त लोग शायद इन चीज़ों को जानते भी ना थे। तो आपका जो थोड़ा सा एक हमें मुख्तसर सा तरीके से हमें बताइएगा ताकि हमारे जानने वाले, सुनने वाले ये जान सकें कि कैसे आप इस तरफ आए और कैसे आप। फ़हीम साहब, मसला ये है कि इतना तवील सफ़र है कि इसको मुख्तसर करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह बहुत ही चंद अल्फाज में कहूँगा, इसलिए कि जब मैं इंटरमीडिएट में था तो 12वीं क्लास में, तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उसके बाद वालिद से स्टूडेंट की जो तहरीक होती थी उसमें शामिल हुआ करते थे। हमारे पड़ोस में एक साहब रहते थे जो बड़े अफसर थे, बड़े उहदेदार थे। अखबार निकलता है दी सन, लाहौर से और कराची से निकलता था। उन्होंने मेरे वालिद साहब से, मेरे घर वालों से कहा कि इनको अखबार में भेज दो, जब तक छुट्टियां हैं या कॉलेज शुरू होंगे, अभी छुट्टियां हैं, वहाँ भेज दो। मैं चला गया, वहाँ पर काम किया और फिर ट्रेड यूनियन कैसे जहन में आई, जो मैं अखबार में भी लग गया कि 3 महीने मैंने काम किया। 3 महीने के बाद मुझे याद पड़ता है कि जब मैं तनख्वाह लेने गया हूँ तो मुझे अकाउंटेंट ने कहा कि जी आपकी तो 3 महीने ड्यूटी थी और आप क्यों काम कर रहे हैं? मैंने कहा 4 महीने हो गए, तो आपको मैं नजर नहीं आ रहा था 1 महीना, तो आप कह रहे 3 महीने क्यों काम कर रहे हैं? तो उसके बाद फिर मैं उसमें कंटिन्यू रहा। अच्छा, फोकस उठाया मैंने, तो मेरा कंटिन्यू रहा। फिर वहाँ के उस अखबार की यूनियन बन गई, उसमें शामिल हो गया। कॉलेज के ज़माने से था तो ये, फिर उसके उनका प्रेसिडेंट बन गया सन अखबार का, कराची का। सन अखबार का प्रेसिडेंट बन गया। ये कौन से सन की बात कर रहे हो? ये सर मैं कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल का, 22 साल का, 1972-73 की बात है शायद, 1973। तो उसके बाद बहुत यंग एज थी, वो जज्बा था। वहाँ पे भी अखबार बंद हो गया, उसकी भूख हड़ताली हुई, उसमें शामिल रहे। फिर उसके बाद मारूफ हो गए अखबार वालों के साथ। कराची अपने के तंजीम थी जो इतने सारे पाकिस्तान के अखबार जो होते थे कराची में से, उनकी ट्रेड यूनियन थी, उनकी एक फेडरेशन थी। उसका मुझे नहीं चाहते थे लोग, मगर मैंने इलेक्शन लड़ा। मैंने कहा मैं लड़ूंगा इलेक्शन। एक अखबार में गया, तकरीर कर लोगों को राज़ी किया, और मैं जनरल सेक्रेटरी कराची जो एथनिक थी उसका जनरल सेक्रेटरी हो गया बाकायदा इलेक्शन के जरिए। फिर चल काम चलता रहा। उसके बाद अखबार की तहरीक चल पड़ी। तो अच्छा, उसके दौरान ही मैंने जो है सन अखबार था तो मैंने ग्रेजुएट किया। रात को ड्यूटी जाता था, सुबह इम्तहान दिया करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन करी। उसके बाद जनाब तहरीक वहाँ पे माशाल्लाह लग गई थी। माशाल्लाह के ज़माने में अखबार पाबंदियाँ लगी, तो उसके अंदर
बिल्कुल नौजवान एज थी, यंग एज थी, तो हम भी उसमें शामिल रहे। तो वो एक कुछ अखबार बंद हुए, उसके अंदर तहरीक चलानी थी पाकिस्तान ये PA फ्यूजन है और एपनेक ने मिलकर। तो पता नहीं क्यों हमारे जो करता होते हैं हुकूमत के अंदर, उनको पता था कि ये बड़ा जोशीला है। पहले दिन कराची प्रेस क्लब से पकड़ लिया, वो तहरीक चली। मैं रात को अच्छा, ये कराची प्रेस क्लब वहीं पर जहाँ पर आप है वहीं पर था? वहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, उसके अंदर मुझे 2-3 लोग और पकड़े गए। मैं मनहाज बन्ना साहब जो हमारे नसीब करे सरबराह थे, दुनिया मारूफ आदमी है जर्नलिज्म के अंदर, और 2-4 लोग पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों से आए थे। उन सबको कराची प्रेस क्लब में पुलिस के जाना मना होता है। जी जी। लेकिन उस दिन धावा बोल दिया रात को उन्होंने, वहाँ बैठे थे, उन्होंने उठा के लेके चले वहाँ पे चले गए। फिर गिरफ्तारियाँ हुई, फिर जेल गए। यंग एज की ऐसे वहाँ पे भेज दिया गया लाडी जेल में कि छोटी उम्र का बंदा ही आ गया। उसके बाद फिर हैदराबाद जेल पे, खैरपुर जेल में फिर लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्राइक करी। जेल में रहते हुए फिर मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म में। मैंने पेपर तो जमा करा के दरमियान में मैं कुछ अर्से जब बाहर था तो नवाजा से निकला था मैं, उसमें कराची में शामिल हो गया। वो भी बड़ा अच्छा वाक़या था। जेल से रहने के जेल से रहाई के बाद मुझे याद पड़ता है कि उसमें मैंने मोहतरम मजीद निज़ामी साहब मरहूम से मुलाकात हुई। तो अखबारात में BBC में वैसे सब ने कहाँ नाम तो आते रहे थे अखबारात के लोग जेल में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम सुना हुआ लग रहा है अमीर उमर खान। अरे क्या बात। अच्छा, उनकी ख्वाहिश ये थी कि शायद मैं ये कहूँगा कि जी मैं तो अभी जेल में रह के आया हूँ, मैं तो बड़ी तहरीक चलाई। मैंने कहा कि वो गवर्नर अमीर उमर खान साहब थे ना, उनको तो आप जानते हैं, मरूफ आदमी थे। क्या बात। उसकी वजह से मेरा नाम आपसे लग रहा है कि आपने देखा सुना हुआ। तो वो रहेगा अच्छा ठीक है। उसके बाद वहाँ काम करता रहा। फिर क्योंकि मेरे भाई बड़े जहाँ पे करीब यहाँ होते थे, मुझे आए तो बोलते गए कि ये बंदा फिर सियासत में जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। कुछ लोगों से मुलाकातें थी, बहुत से लोग। फिर मैं कहा खैरपुर जेल में हमने हंगर स्ट्राइक करी तकरीबन 480 घंटे। अच्छा अच्छा, वो भी बहुत कभी वाक़या है। तो ये छोटा वाक़या था। फिर मैंने कहा अब साहब भी करनी है। अच्छा अच्छा, तो ये जब से ये काम शुरू हुआ तो हमने कहा यही करना है, कुछ और काम नहीं करना। तो फिर यहाँ पर जो आपने ये यहाँ पर आए तो किस तरह फिर आप यहाँ पर इनिशियली आए किस उसमें थे? क्या मुझे तो लाया गया था सऊदी एयरलाइन में एक जॉब के लिए। उस वक्त लेकिन जब आए हैं तो सऊदी एयरलाइन में पाबंदियाँ लगी थी कि सऊदी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ कंपनी में काम किया। जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी है यहाँ पे सेफ्टको बड़ी, उसमें ताइफ में काम करता रहा। उसके बाद जद्दा आ गया, लेकिन सहाफ़त भी छोड़ी, कुछ न कुछ कहीं लिखता रहा किसी अखबार में उसके अंदर वो चलता रहा। फिर उसके बाद कुछ सीनियरिटी के हवाले जद्दा आने के बाद ना बहुत से दोस्त मिल गए पाकिस्तान के अखबार के नुमाइंदे जो यहाँ पर काम करते थे। उन्होंने उनको मालूम था या पाकिस्तान से लोग आते थे, उन्होंने तारुफ कराया कि ये बंदे को हम जानते हैं और उर्दू न्यूज़ था उसमें जितने स्टाफ आए थे। तो उन्होंने फिर हमने हमारे साथ ये किया कि उन्होंने कहा चीफ जर्नलिस्ट फोरम बनाया जाए। बहुत से जनरल साहब थे, उन्होंने इसकी सपोर्ट किया। फिर हम जर्नलिस्ट बने और उस 1994 में PJF का एक इब्तिदा हुई। वो सारे सहाफ़ी वो थे जो जय्यद सहाफ़ी। अच्छा, जो वाकई सहाफ़त सहाफ़ी थे। उस वक्त फेसबुक नहीं था, टिकटॉक फेसबुक नहीं, टिकटॉक मोबाइल की तस्वीरें थी, कुछ भी नहीं होती थी। तो फिर हमने वो तो आप खबर लिखते थे, वो फैक्स करते थे और पता नहीं बड़ा फैक्स होता था। फैक्स कर रहे हैं और उसको वहाँ पे पता कर रहे हैं छपा नहीं छपा, क्या हो गया लग रहा है, तो वो खबरें चलती नहीं बहुत सारी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। उसके बाद आज तक जर्नलिस्ट दोस्तों ने बड़ी मेहरबानी उनकी कि आज तक उन्होंने चेयरमैन बना रखा है। अच्छा अच्छा, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ऐसे ही लग रहा है। उसके अंदर जो है उन्होंने वो ये है कि उसमें सारे लोगों को हमारी मीटिंग भी होती है। मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहता हूँ यार मैं एक कारकुन काम कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों की राय होती है कि आप रहें। तो बाकी वो अल्लाह का शुक्र है वही लोग इस फोरम में हैं जो कि किसी न किसी बड़े अखबार के अंदर, कौमी अखबार में, कौमी चैनल में काम कर रहे हैं। खामखा चीचा वतनी का अखबार है जो चिच्चू को मिलिया के अखबार, उसके नुमाइंदे नहीं है उसके अंदर। PDF अखबार आप कह ये सर अक्सर मैं सुनता हूँ भाई वो PDF निकला या नहीं निकला, अखबार निकला ये नहीं कोई कहता, कहते PDF निकला। तो फिर ये छोटी स्टोरी अभी तक मैं इसमें सच एन इंस्पिरेशन जी। अच्छा खैर आपको तकरीबन 40 वर्ष हो गए यहाँ पर? 43 साल आपको यहाँ हो गए जी। आपके ख्याल में जो एक एवोल्यूशन है जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा में
اس وقت لوگ کیسے رہتے تھے, کس قسم کے لوگ یہاں آتے تھے, اور ان 43 سالوں میں کیا تغیرات ہیں جن کو آپ نے مانیٹر کیا, کیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو یہاں پر لوگ آتے تھے وہ کس طرح اپنی زندگی بتاتے تھے اور کس طرح پاکستان ان کا آنا جانا ہوتا تھا, اور اب موجودہ دور میں, دور حاضر میں کس طرح لوگ رہ رہے ہیں. تو کیا آپ نے چینجز یہاں پر دیکھی ان 40 سے 43 سالوں میں, کس طرح ایک ایولیوٹ ہوا یہ پورا ایک جو ہے, اگر آپ مختصر ترین الفاظ میں ہمیں ذرا سمجھا دیں کیسا آپ چینجز کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے ساتھ بنیادی تبدیلی ہوئی ہے سعودی عرب کے اندر, جہاں کے ہم مہمان ہیں, وہ ہمارے میزبان ہیں, اور بہت فرق آیا ہے. سعودی عرب کی جتنی ترقی ہوئی ہے اس 43 سالوں میں, وہ ایسی ترقی ہے کہ آپ کسی اور دنیا کے اندر نقشے میں یہ تاریخ میں نہیں ملے گی. وہ اچھا معاملات کرتے رہے. کمیونٹی کو بھی یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتی تھی. اس لیے نہیں کہ سعودی عرب میں مشکلات تھی, اس لیے کہ قانون سے آگاہ نہیں تھے. جتنا ٹائم گزرتا رہا, جتنے قوانین سے آگاہی ہوتی رہی, وہ ان کی بھی زندگی میں سہل ہوتی رہی, اور پاکستانیوں کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا رہا کہ یہ لوگ پرامن لوگ ہیں. ہر کمیونٹی میں, ہر نیشنلٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے جتنے بھی لوگ پرانے رہے, انہوں نے اس بات کو ہماری تحریروں سے ہم نے کہا کہ بھائی یہ نہ کرو, یہ کرنا ہے, اور لوگوں کو اس بات میں مجبور کیا کہ آپ جہاں آئے ہوئے ہیں اس قانون کو اولیت, بعد میں اپنے معاملات. ہم یہاں پہ بنیادی طور پر یہاں پہ کام کرنے آئے نا, روزگار کمانے کے لیے. اس روزگار کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اگر ہمیں سہولیات مل رہی ہیں کہ ہم یہاں پر کھیلوں میں ٹیموں میں شامل ہو رہے ہیں, ہم اخبارات میں لکھ رہے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے. اچھا خان صاحب, یہ تو ٹھیک ہے. آپ دیکھ, میرا جو مقصد ہے وہ یہ کہنے کا ہے کہ ہمارا جو یہاں پر جس طرح ہماری لیبر آتی ہے یہاں پر, اور جو ہمارے ٹرینڈ, جو ابھی بھی میں کئی جگہ پر میری بات ہوتی ہے, تو ہمارا جو لیبر ان پٹ ہے یا جو لوگ آتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انہیں پہلے ان چیزوں کا, قوانین کا پتہ ہی نہیں تھا, اس وجہ سے وہ غلط چیزوں میں یا ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی تھیں جس کی وجہ سے مشکلات میں پھنستے تھے. تو ہماری ٹرینڈ لیبر پہلے بھی نہیں تھی, ٹرینڈ ٹیکنیکل ہمارے لوگ آتے نہیں تھے, بالکل ایسی یہاں پر منہ اٹھا کے چلے آئے. پہلے تو یہ تھا. اب کیا آپ کو کچھ بہتری لگ رہی کہ ہمارے لوگ کچھ پہلے سے کچھ سیکھ کر آ رہے ہیں, کوئی ہنر سیکھ کے آ رہے ہیں, صرف ڈرائیور یا لیبر میں ہی نہیں, کسی اور آپ کو فیلڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں؟ جی فہیم صاحب, یہ ہماری تھوڑی سی بدقسمتی ہے. اس پہ میں نے بڑا کام کیا, لکھا بھی ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ میں ویلفیئر آفیسر ہے ہمارا, یہ کونسلیٹ ہے, وہ ایک مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو ہے. میں آپ کی کمپنی ہے, آپ کے پاس 100 آدمی آپ کو چاہیے, 200 چاہیے, تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا نا میں کیا دینے آیا ہوں. آپ کو ٹیکنیشین چاہیے, الیکٹریشین چاہیے, تو آپ کو میں دکھاؤں گا جی یہ لوگ ہیں میرے پاس, یہ ماسٹرس کیا ہوا ہے, یا یہ کہ یہ ایکسپیرینس ہے, ان کا ٹیسٹ ہوگا ہمارے پاکستان میں, اس میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اس کے بعد آپ ہمیں دیں گے نا اجازت کہ ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہمیں ہماری کمپنی کے لیے کرا جائے. پاکستان کونسلیٹ بھی کئی دفعہ لکھتا رہا ہے اپنے ہوم فارن آفس کو, وزارت محنت کو, کہ کوئی فہرست دیں ہمیں تجربہ, وہ نہیں آتی. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ پھر بہت سارے جو ٹریول ایجنٹ ہیں اور یہ جو ایکسچینجر ہیں, جو ایجنٹ مافیا ہے, وہ بھر کے بھیجتی ہے. وہ اللہ کا شکر یہاں پہ آزاد ویزے کا کنسول ختم ہو گیا, ورنہ وہاں سے پیسے پکڑ کے پہلے تو آزاد ویزے کا بھیج دیا کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے یہاں پہ. سعودی عرب میں پابندی لگائی ہے, سعودی گورنمنٹ نے ہی بات کی پاکستان سے, اور انہیں اب وہ نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی بھی ہمیں کمی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکل جو ہے ہمارا, اسکل شاید 50-60% میں ہم کامیابی ہے ابھی تک. یعنی بہت بڑا اسکلڈ ورکر ہمارا ابھی بھی نہیں آیا. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو میری اطلاع ہے کہ جو ہمارے میزبان ہیں سعودیز ہیں, وہ جاتے ہیں پاکستان, وہ خود ٹیسٹ لیتے ہیں. بھروسہ نہیں کرتے, اس لیے ہم اپنے رشتے داروں کو بھیجتے ہیں نا. میں اکثر بیٹھا ہوں وہاں پہ, میں چاہوں گا میرا بھائی بندی چچا ماموں وہ چلے جائیں,